हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो रहेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, उसके बाद 5 क्वेश्चन हिंदी और उसके बाद जो 5 से 7 प्रश्न है वो रहेंगे जीके के प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सब कुछ इसमें मिक्स है, उत्तराखंड सब जगह वही आनी है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। आप वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हर रोज एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इसके बाद बात करेंगे जो कल का प्रश्न था उसकी। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि दोस्तों ये पर्यायवाची कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो सारे पर्यायवाची लगभग आपको अग्नि के याद होने चाहिए। इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। वैश्वानर, धूम्रकेतु, अतुल या फिर जातदेव। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब बात करते दोस्तों जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का प्रश्न था पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में तीसरा प्रयाग कौन सा है? तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। जैसे 5 प्रयाग लगभग इन्होंने बताए हैं, तीसरा प्रयाग उनमें से कौन सा है? दोस्तों सारे प्रयाग जैसे कि पंच प्रयागों में जो सबसे पहला प्रयाग आता है जैसे विष्णु प्रयाग और विष्णु प्रयाग अलकनंदा और विष्णु गंगा के संगम पर स्थित है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। 5 प्रयाग दोस्तों आपके उंगली पर ये याद आपको होने चाहिए एग्जाम में। यहीं से बनता है कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरह से भी प्रश्न बनता है। विष्णु प्रयाग के बाद जो अगला प्रयाग आता है वो आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, सब में अलकनंदा रहेगी। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर तीसरा, रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी चौथा, देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। तो ये हमारा हो जाएगा 5वां प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग है। 3 प्रयाग चमोली में है इनमें से, और जो चौथा प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग में, और 5वां आता है जो वो है देव प्रयाग टिहरी में। तो दोस्तों ये था कल का क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन था जिसमें मैंने सूरत अधिवेशन 1905 बता दिया था, लेकिन फिर मैंने उसके बाद चेक नहीं किया था, लेकिन आपके कमेंट के माध्यम से मुझे पता चला सूरत अधिवेशन 1907 में कल का जो एक क्वेश्चन था अंत में आया था। तो अब बात करते हैं, उसमें आप सुधार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो दोस्तों आज हमारा पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में यानी कि उत्तराखंड में पुरुष और महिला साक्षरता कितनी है? यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। आपका एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। पुरुष एवं महिला की साक्षरता बतानी है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। 87.40 वो 38.82%, सॉरी 78.82 यानी कि 82, 83.1 या फिर 59.5। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला की साक्षरता कितनी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषों की जो साक्षरता है वो 87-40 है, 87-40। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और महिलाओं की 78-82। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेगा। इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, या फिर सिंपल ही पूछ लेगा कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की कितनी है तो 78-82। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, 87.40 या सीधे 87-40 या फिर 78-82। इस तरह से याद रखें, क्योंकि ये पॉइंट में इस तरह याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया, वह है लक्सर हरिद्वार ऋषिकेश और हरिद्वार देहरादून, किच्छा काठगोदाम। इनमें से आपको बताना है राज्य में यानी कि हमारे राज्य में उत्तराखंड में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्सर हरिद्वार नहीं, किच्छा काठगोदाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, किच्छा काठगोदाम। 1884 में 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम में रेल पहुंची थी पहली बार। हरिद्वार देहरादून में जो आई थी रेल वो 1900 में आई थी। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था 1 जनवरी 1896 को। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा किच्छा काठगोदाम। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा 1884 में, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओम पर्वत स्थित है, ये आपको बताना है ओम पर्वत किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर पिथौरागढ़। ओम पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ में स्थित है ओम पर्वत। खोज की थी विपिन चंद्र पांडे ने खोज की थी ओम पर्वत की, जो कि कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ से जो पंचाचूली पर्वत है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पंचाचूली पर्वत, 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कई बार पंचाचूली का है, कई बार ऊंचाई का है, 2-3 बार लगभग इस तरह से प्रश्न बना है। ओम पर्वत भी पिथौरागढ़ में है। उत्तरकाशी में जैसे जलंग पर्वत है, जलंग पर्वत ये भी कुछ टाइम पहले के एग्जाम में आया था। जलंग पर्वत उत्तरकाशी में है। चमोली में तो लगभग सारे पर्वत जो ज़्यादा हैं वो चमोली में मिल जाएंगे, जैसे नंदा देवी, पश्चिमी, पूर्वी, माणा, बहुत सारे पर्वत चमोली में मिल जाएंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो सबसे ऊंचा जैसे 78-17 नंदा देवी पश्चिमी की है,
77 56 कामेट। तो इस तरह से दोस्तों लगभग आपको पर्वत ये एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने कब से किसान प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की? उत्तराखंड सरकार ने कब से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की? आपको बताना 5 जून 2013, 7 अप्रैल 2014, 15 अगस्त 2014 या फिर 18 मई 2014। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 2014 को उत्तराखंड सरकार ने किसान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किन किन जिलों में स्थित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ये यहाँ पर पूछा गया उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये टिहरी, ये उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, इनमें से आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा उत्तरकाशी, नहीं टिहरी आएगा तो ये तो होगा नहीं, पौड़ी आ गया ये भी नहीं, फिर यहाँ पर टिहरी आ गया, उत्तरकाशी में है, रुद्रप्रयाग में है और चमोली में है। जो यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री हैं ये उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, चमोली, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग। तो यहीं पर जैसे ऑप्शन से लगा हो, जैसे उसके बाद बद्रीनाथ आ गया तो तीसरे नंबर दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन में चमोली है फिर रुद्रप्रयाग है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर दोस्तों ये चार धाम है, इनकी ऊंचाई के आधार पर बात करें, ऊंचाई के आधार पर तो सबसे पहले जो ऊंचा है इनमें केदारनाथ, इनकी के, फिर उसके बाद यमुनोत्री, फिर उसके बाद बद्रीनाथ, फिर उसके बाद गंगोत्री, KYBG। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, क्योंकि इनका ऊंचाई के अनुसार क्रम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो KYBG, तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। और हरिद्वार से अगर दूरी में बढ़ते हुए बात करें कि हरिद्वार से सबसे पहले कौन आएगा, तब आएगा Y, K, B और G। Y मतलब ये आप समझ गए होंगे यमुनोत्री, फिर उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? इनमें से आपको बताना है, धान, गन्ना, झंगोरा, अरहर, गेहूं, धान, मडुआ, आलू, गेहूं, मडुआ, झंगोरा, आलू या फिर धान, गेहूं, अरहर, आलू। तो इनमें से दोस्तों जो ज़्यादा सही बैठता है गेहूं, सबसे ज़्यादा गेहूं, धान, मडुआ और आलू। तो ये चार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी यहाँ पर अरहर इतना ज़्यादा होता नहीं, हमारे यहाँ अरहर होता है फिर भी लेकिन इतना नहीं। लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं, धान, मडुआ और आलू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, यहाँ से भी प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई, किसने की, ये आपको बताना है। पवार राजाओं ने, गोरखों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या फिर चंद राजाओं ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली की जो शुरुआत की थी, ये की थी दोस्तों चंद राजाओं ने, चंद राजाओं ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। किसने की थी अगर, तो चंदू में से आया, रतन चंद ने सबसे पहले भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चंद पूछा है, तो रतन चंद, तो चंदू में याद रखना है, और चंदू ने यहाँ पर की थी भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह, एक बार तो ये आ गया कि रणवीर सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चित्रकारी से, कला से इनका संबंध है। इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर पद्म श्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्म श्री इनको दिया गया था, रणवीर सिंह बिष्ट को। चित्रकार से इनका संबंध है, कला से इनका संबंध है, और ये पद्म श्री जो इनको दिया गया था वो दिया गया था 1991 में। 1991 में पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था रणवीर सिंह बिष्ट को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर इन पद्म पुरस्कारों में बात करें तो सबसे जैसे नीचे में आएगा, जैसे पद्म श्री आएगा, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण। तो इस तरह से इनका भी क्रम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, पद्म श्री 1991 में रणवीर सिंह बिष्ट को। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों लगभग आपके 4 क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर बनने वाले हैं, क्योंकि 1 नंबर के लिए भी कई बार इस तरह से पूछा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो दोस्तों कई बार ये 1 नंबर के लिए बनेगा, और यहाँ से जरूरी नहीं है इस तरह से आए, लेकिन 1 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, इसमें कोई शक नहीं, हरिद्वार होगा। और सर्वाधिक साक्षर जिला आप भली बात जानते हैं, देहरादून होगा। आपको जो आते हैं आप पहले उन्हें कर सकते हैं। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा होगा, तो उत्तरकाशी होगा। जनसंख्या और कौन सा बचेगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो इनके हिसाब से यहाँ पर चंपावत है, तो चंपावती हम करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। दोस्तों जनघनत्व में जैसे उत्तरकाशी में यहाँ पर होगा सबसे कम,
क्योंकि उत्तरकाशी के बाद जैसे आप मैप देखेंगे तो जनघनत्व सबसे कम है, उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर इधर को आता है बागेश्वर। ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं। इस तरह से सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार है, फिर उधम सिंह नगर है, फिर देहरादून में। इस तरह से तो इसका सही उत्तर हम देखते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तरकाशी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार, कोई शक नहीं इसमें। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो ऑप्शन के हिसाब से हम करेंगे यहाँ पर चंपावत, और सर्वाधिक साक्षर जिला करेंगे हम देहरादून, इसमें भी कोई शक नहीं है, सर्वाधिक साक्षर जिला देहरादून। तो इस तरह से करेंगे। ये दोस्तों ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन इनमें से खैर याद, ये तो आपको वो हमारे सीट में या फिर ऑनलाइन एग्जाम देंगे तब आपको गोला लगाने रहेगा, लेकिन आप यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा कौन इनमें से क्या क्या है। तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से लगभग तैयार हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसको पुकारा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसको पुकारा जाता है, या किसका उपनाम गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी, कृपाल सिंह, प्रद्युमन शाह, या फिर गोविंद सिंह रावत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। ब्रेल लिपि के लिए जाने जाते हैं कुंवर सिंह नेगी, गढ़वाल का हातिम ताई। एग्जाम में भी पूछा गया है, तो सीधे सीधे आप इनको याद रखेंगे, कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है गढ़वाल का हातिम ताई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। इनमें से आपको बताना है धर्मनिरपेक्ष, या आपने पंथ निरपेक्ष भी देखा होगा, पंथ निरपेक्ष। तो इनमें से आपको बताना है भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। 44वें संविधान के बाद, 73वें संविधान संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि के बाद, या फिर 42वें संविधान संशोधन के बाद। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन के बाद। धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष आपको देखने को मिल सकता है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था? 1976 में ये हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। 44वां संविधान संशोधन हुआ था फिर 2 साल बाद 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को इसके द्वारा हटाया गया था, 300 के ए में उसको फिर रख दिया गया। तो इतना आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, उस जगह का सभा होने जा रही है, उस जगह सभा होने जा रही है, उस जगह सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है, ये आपको बताना है। यानी कि परसर्ग कहते हैं, जैसे एक तो बात ये आपने कुछ नया शब्द यहाँ पर, जैसे परसर्ग कहते हैं कारक चिन्ह को। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि परसर्ग किन्हें कहते हैं, तो कारक चिन्ह को ही, तो कारक चिन्ह है जो इन्हें कहा जाता है परसर्ग। तो ये उसी भी आपने पहचान लिया होगा कि करण कारक, जैसे अधिकरण कारक, अपादान, संप्रदान, ये सब कारक होते हैं। उस जगह सभा होने जा रही है, उस जगह का सभा होने जा रही है, तो कौन सा कारण होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। इनमें से अपादान से कोई अलगाव का नहीं हो रहा है इसमें, संप्रदान के को लिए नहीं, करण से द्वारा, तो ये भी नहीं। उस जगह में या फिर पर, तो अधिकरण में पर, उस जगह में सभा होने जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण में पर आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। ये दोस्तों अगर आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी एग्जाम में, तो यहाँ आएगा। हो सकता है कि अगर जो और सिलेबस है वहाँ तो लेकिन समाज दिया नहीं है, लेकिन पहले तक आयोग पूछता था, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो इसमें ज़्यादा समाज में कुछ है भी नहीं इतना, आप बिल्कुल आसानी से सही उत्तर कर सकते हैं। बुक में भी दिया हुआ है ये, और इसका जो है समास इसमें कौन सा होगा, इसकी परिभाषा दी है, ये आपको यहाँ पर बतानी कि कौन सी परिभाषा इसकी है, कौन सा समास होगा इसमें। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ होता है कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि वहाँ पर अन्य पद यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है, तो ये बात कही गई यहाँ पर, वहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। तीसरा पद जैसे लंबोदर, पीताम्बर, ये सब बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। कर्मधारय समास में है जो के समान, और तत्पुरुष समास की तो पूरी फैमिली सबसे बड़ा जो है तत्पुरुष समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्षोभ, दया, कृपा या फिर दुख, तो इनमें से आपको बताना है। सफलता न मिलने पर दुखी होना, इसको यहाँ क्या कहा जाता है, यहाँ पर पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दया, कृपा, दुख, ये नहीं, इनमें सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ। सफलता न मिलने पर दुखी होना क्षोभ कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है बिनु पद चले सुने बिनु काना। इसमें दोस्तों आपको अलंकार बताना है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार है, इसमें आपको अलंकार बताना है। विषम, असंगति, तदगुण या फिर विभावना। तो इसमें अलंकार हो जाएगा विभावना अलंकार है इसमें। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, और इस तरह से इसमें हो जाएगा विभावना अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ये यहाँ पर पूछा गया है। दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य या फिर वत्स्य। तो दोस्तों परिभाषा इतनी लंबी चौड़ी दी हुई है कि लेकिन नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो सकती है, पर आप थोड़ा भी अगर करेंगे समझ से तो इसमें हो जाएगा वत्स्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आते हैं, तो परिभाषा पूरी याद रखेगा। ये जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? तो वत्स्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। जैसे वत्स्य में आता है र, ल, ये सब आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए विख्यात है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में बन सकता है। पेट्रोलियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए, कोयला के लिए या फिर यूरेनियम के लिए। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है रानीगंज, रानीगंज, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में आरक्षित जैव मंडल नहीं है? ये आपको यहाँ पर बताना है। गिर, नंदा देवी, पंचमढ़ी, अगस्त्यमलाई। दोस्तों नंदा देवी तो अपने यहीं है 1988 में, ये तो खैर है, आपको भली बात ही पता है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं है क्योंकि आपको भली बात ही पता है अपने राज्य का है। अगस्त्यमलाई भी है। पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, ये तमिलनाडु। इसका क्षेत्र हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, ये नहीं है जैव, ये भारत में आरक्षित जैव मंडल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। भारत निर्माण योजना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2003, 2007, 2005 या फिर 2009। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत निर्माण योजना शुरू की गई थी 2005 में। 2005 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। 2005 में भारत निर्माण योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? अब दोस्तों इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब सार्क में कौन सा देश सदस्य नहीं है? जैसे उसमें 8 देश अभी सभी बात करेंगे, कौन सा देश उसमें सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, आप समझ जाएगा, अफा लिखा है, आप समझ गए होंगे, अफगानिस्तान होगा। बांग्लादेश, म्यांमार या फिर भूटान, इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों म्यांमार इसमें से नहीं होगा। बाकी कौन कौन होगा? बांग्लादेश है, सॉरी बांग्लादेश यहाँ पर है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, ये है 3 तो ये हो गए। उसके बाद कौन सा हो गया? पाक हो गया, और पाक हो गया। श्रीलंका है, नेपाल है, श्रीलंका है, नेपाल है, 3 है, ये तो 6 हो गए। नेपाल है, तो बांग्लादेश हो ही गया है। मालदीव है, और बच गया अपना प्यारा इंडिया, अपना भारत, तो वो भी है। तो सभी इसमें है। अफगानिस्तान और यहाँ पर जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, भारत, ये सभी हैं। सार्क में स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी इसकी। तो याद रखेगा इनमें से कौन सा देश नहीं है। यहाँ पर पूछा था तो म्यांमार इसमें से नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सन 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी? दोस्तों लगभग ये 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पीटर बरन, लॉर्ड कर्जन, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। अब लॉर्ड कर्जन, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन ऑप्शन को देखते ही आपने उत्तर सही से चुन लिया होगा। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो वो भी इसका सही उत्तर दे सकते हैं। 1841 में नैनीताल की खोज की गई थी, तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, पीटर बैरन, पर्सी बैरन। वैसे इससे पहले ट्रेल ने भी देखा था नैनीताल के बारे में, आपने ये भी पढ़ा होगा, लेकिन पीटर बैरन ने की थी नैनीताल की खोज 1841 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। फिर इसकी जो खबर छपी थी, बाद में छपी थी कलकत्ता के इंग्लिशमैन अखबार में, ये छपी थी नैनीताल की खोज की खबर। कलकत्ता से निकलता था इंग्लिशमैन अखबार, इसमें ये छपी थी 1841 में। पीटर बैरन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। नैनीताल की खोज की थी पीटर बैरन। अगला क्वेश्चन है एक तरफ कुंड दिए हुए हैं, एक तरफ दिए हुए हैं दोस्तों स्थान, और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से 1 नंबर के लिए कौन सा कुंड कहाँ स्थित है ये भी पूछा जा सकता है।
और यहाँ पर तो 4 क्वेश्चन आपके एक साथ बनने वाले हैं। तो इनमें से आपको बताना है कोई ना कोई दोस्तों आप किसी न किसी कुंड के बारे में जरूर जानते होंगे। जैसे गौरी कुंड यहाँ पर दिया, तप्त कुंड दिया हुआ है, सूर्य कुंड दिया हुआ है, भाप कुंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो तप्त कुंड दोस्तों ये हो जाएगा बद्रीनाथ, तप्त कुंड ये हो जाएगा हमारा जैसे यहाँ पर बद्रीनाथ, तप्त कुंड हो जाएगा बद्रीनाथ। भाप कुंड जैसे गौरी कुंड है, गौरी कुंड ये कुछ गौरी कुंड के समीप। दोस्तों भाप कुंड जो है, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य कुंड की। सूर्य कुंड हो जाएगा ये है यमुनोत्री में, सूर्य कुंड यमुनोत्री में। गौरी कुंड के समीप हो जाएगा। भाप कुंड जोशीमठ के पास और तप्त कुंड बद्रीनाथ। तो इस तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में, तो गौरी कुंड के समीप ही थोड़ा इसमें ऑप्शन कुछ अजीब तरह से थे, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन सूर्य कुंड यमुनोत्री बिल्कुल सही है, सूर्य कुंड है यमुनोत्री में, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में, गौरी कुंड के समीप। भाप कुंड चमोली में जोशीमठ के पास। तप्त कुंड तो बद्रीनाथ के पास बिल्कुल है ही। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन में अगर बात करें तो सूर्य कुंड यमुनोत्री 1 का 3 होना चाहिए। देखते हैं 1 का 3 के हिसाब से देखें तो एक ही ऑप्शन में बन रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। तो यही हो जाएगा बिल्कुल सही। ये कुंड है दोस्तों, निश्चित रूप से कोई एक कुंड उठा के एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर इस तरह से मिलान में भी पूछा जा सकता है। तो सूर्य कुंड यमुनोत्री, गौरी कुंड के समीप, भाप कुंड जोशीमठ, तप्त कुंड बद्रीनाथ। तो सारे आपने याद कर लेंगे, क्योंकि हम लगभग 2-3 बार आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे गोरखा राइफल से, डोगरा रेजिमेंट से, गढ़वाल राइफल से या कुमाऊं रेजिमेंट से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। 4 कुमाऊं से ये संबंधित थे, 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे मेजर सोमनाथ शर्मा। 1947 में इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये भी कई बार पूछा गया कि मेजर सोमनाथ शर्मा को किस जो है सम्मान के किस चक्र से सम्मानित किया गया। तो परमवीर चक्र 1947 में 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चमोली, नैनीताल, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा। तो लाखों गुफा प्राचीन शैल चित्रों वाली ये अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। लाखों गुफा की खोज 1968 में MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा की गई थी। 1968 में, परीक्षावाणी में 1963 लिखा दिखा मिलेगा, लेकिन शुरुआत की थी, लेकिन 1968 में जो इसका प्रकाशन हुआ था 1968 ही है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये बिल्कुल सही। लाखों गुफा अल्मोड़ा में है, महेश्वर प्रसाद जोशी MP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं कत्यूरी की दरबारी भाषा थी। कुमाऊनी, गढ़वाली, संस्कृत या फिर प्राकृत। कत्यूरी की दरबारी भाषा थी, तो ऑप्शन के हिसाब से आपने बिल्कुल सोच लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। कत्यूरी की दरबारी भाषा थी तो संस्कृत, संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। कत्यूरी की दरबारी भाषा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है शिमला, ऊंटा, जयंतिया या फिर रालम। तो रालम ये ग्लेशियर है, तो होगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दारमा एवं ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है यह शिमला दर्रा जोड़ता है दारमा और ब्यास घाटियों को। कई बार अगर एग्जाम बनेगा दारमा घाटी कहाँ स्थित है, ब्यास घाटी ये सब कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है बिनाई है, सिर्फ इतना ही पूछा है कि बिनाई है, नृत्य है, गीत है, वाद्य यंत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिनाई है। तो ये आपने बिल्कुल सही सोचा है, बिनाई एक वाद्य यंत्र है, बिनाई एक वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। RK दर या फिर कहीं धर भी मिलेगा, दर भी लिखा है। AA देसाई या NP नवानी या फिर अशोक कांत शरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, RK दर। वर्तमान में है 5वें इंदु कुमार पांडे, तीसरे भी यही थे इंदु कुमार पांडे, 5वें भी वही हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रथम थे RK दर, जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है। अशोक अभ्यंकर देसाई यानी कि AA देसाई, ये थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के। NP नवानी UKPSC उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अशोक कांत शरण प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो ये सभी के बारे में आपने जान लिया। इसका उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो RK दर या फिर कहीं धर भी मिलेगा आपको। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन। और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे कल को एक धमाकेदार वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी।